गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड। पीएम नरेंद्र मोदी आज कोरोना को लेकर एक बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें राज्यों के सीएम और स्वास्थ्य मंत्री पीएम नरेंद्र मोदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। और इन सब के बीच अब 5 साल और उससे ऊपर के बच्चों के कोरोना वैक्सीनेशन का रास्ता भी साफ हो गया है। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब तक देश में 12 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लग रही थी, लेकिन अब 5 से 12 साल के बच्चों को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। रिपोर्ट देखिए। बच्चों के वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला। अब बच्चों को भी लगेगा कोरोना का टीका। अब 5 से 12 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन की डोज लगेगी। 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कार्बोवैक्स और 6 से 12 साल के बच्चों को कोवैक्सीन की खुराक लगेगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इन वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। बच्चों की सेहत से जुड़े बड़े फैसले पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत की कोविड से लड़ाई अब और अधिक मजबूत हो गई। 6 से 12 आयु वर्ग के लिए कोवैक्सीन, 5 से 12 आयु वर्ग के लिए कार्बोवैक्स, 12 से ऊपर के आयु वर्ग के लिए जाइकोव डी की 2 डोज को रेस्ट्रिक्टेड यूज इन इमरजेंसी सिचुएशंस की मंजूरी दी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि वैक्सीन लगाने का अभियान कब से शुरू होगा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही इसे लेकर गाइडलाइन जारी किया जाएगा। अब सरकार ने डिसेंडिंग ऑर्डर मोड में जो है टीकाकरण अभियान शुरू किया है और उसके बाद 12 से 15 के बाद अब 6 साल से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अब टीका दिया जाएगा और कोवैक्सीन का डोज लग सकेगा। निश्चित रूप से अब गाइडलाइन का इंतजार हो रहा है। जैसे ही बिहार सरकार अब गाइडलाइन जारी करेगी, उसके बाद सभी वैक्सीनेशन केंद्रों पर अब 6 साल से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे हैं उन्हें अब टीका दिया जा सकेगा। दरअसल कोरोना वायरस के पिछले लहर में बच्चों पर ज्यादा गहरा असर नहीं पड़ा था, लेकिन नए वेरिएंट XE की चपेट में बच्चे भी आ रहे हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 की उभरती स्थिति पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद बच्चों की वैक्सीन को लेकर गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और अब मौसम के मिजाज के भी बारे में जान लेते हैं। बिहार में मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया और अगले 72 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए वेदर अपडेट आपको बिहार का बता रहे हैं, जहां बिहार में मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया। आपको बताते चले कि अगले 72 घंटे तक के लिए लू का अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिण बिहार समेत राज्य के 15 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। पछुआ हवा का प्रभाव जारी रहने से राहत नहीं मिलेगी। चुनावों में लगातार मिल रही करारी हार के बाद कांग्रेस खुद को 2024 के लिए तैयार कर रही है और जिसमें चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही थी। लेकिन मंगलवार को पीके ने कांग्रेस को झटका दे दिया। पीके ने कांग्रेस के ऑफर को साफ तौर पर ठुकरा दिया। रिपोर्ट देखिए। प्रशांत किशोर और कांग्रेस में नहीं बनी बात। पीके ने ठुकराया सोनिया का ऑफर। आखिरकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का दामन थामने से इनकार कर दिया। पिछले 15 दिनों से अटकलें चल रही थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने इस पर ब्रेक लगा दिया। अपने ट्वीट के जरिए प्रशांत किशोर ने साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैंने EAG का हिस्सा बनने, पार्टी में शामिल होने और चुनावों की जिम्मेदारी लेने का कांग्रेस का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। मेरी राय में पार्टी की अंदरूनी समस्याओं को ठीक करने के लिए कांग्रेस को मुझसे ज्यादा लीडरशिप और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। मतलब साफ है कि पीके को कांग्रेस का ऑफर पसंद नहीं आया और उन्होंने कांग्रेस का ऑफर ठुकरा दिया। पीके के इनकार के बाद कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी एक ट्वीट किया और लिखा कि प्रशांत किशोर के साथ प्रेजेंटेशन और चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 का गठन किया है और उन्हें तय जिम्मेदारियों के साथ समूह के हिस्से के रूप में पार्टी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। हम पार्टी को दिए गए उनके सुझावों की सराहना करते हैं।
दरअसल प्रशांत किशोर ने 600 पेज का प्रेजेंटेशन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दिया था। फिर सोनिया ने 8 सदस्यों की कमेटी से पीके को पार्टी में शामिल करने पर सलाह मांगी थी। कमेटी ने प्रशांत किशोर को कांग्रेस में आने से पहले बाकियों का साथ छोड़ने को कहा था। मतलब साफ है कि दोनों को एक दूसरे का फॉर्मूला रास नहीं आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में गठबंधन की बैठक हुई। बैठक में फैसला हुआ कि अब हर महीने गठबंधन की बैठक होगी, जिसमें राज्य सरकार के काम की समीक्षा की जाएगी। बैठक में राज्य सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनेगी। 5 जून को पटना में गठबंधन का बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें नीतीश सरकार के 1.5 साल के काम के रिपोर्ट कार्ड पेश किए जाएंगे। और गठबंधन की बैठक में आपसी तालमेल बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इस बैठक में आरजेडी के अलावा लेफ्ट के सभी घटक दलों के नेता भी मौजूद रहे। 19 लाख आपने वादा किया, तो 19 लाख रोजगार का है। हम लोग तो पूछेंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कौन देगा, कौन देगा, कब तक मिलेगा, और अगर अब तक नहीं मिला तो उसका दोषी कौन है। और खबर बेगूसराय से, जहां शराब के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। पुलिस का सख्ती का दावा कर रही थी और ड्रोन से तलाशी की जा रही थी, लेकिन शराब माफिया बेखौफ है। पुलिस ने तेघड़ा थाना क्षेत्र में नौनपुर बहियार में छापेमारी की, जहां मकई के खेत में शराब छिपा कर रखी गई थी। और पुलिस ने जब तलाशी शुरू की, जो कई गैलन वहां से बरामद की गई और जिसे नष्ट किया गया। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी गैलन में रखी शराब को जमीन पर गिरा रहे हैं और किस तरह से ये पूरी कार्रवाई जारी है और नष्ट की जा रही है। और शराबबंदी के लिए लाख कोशिश की जा रही है। ड्रोन और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है, बावजूद इसके तस्करी जारी है। तस्कर अब खेतों में शराब की खेती कर रहे हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से शराब की तस्करी की जा रही है। पहली तस्वीर बेगूसराय से, जहां मकई के खेत में शराब छिपा कर रखी गई थी और पुलिस ने जब तलाशी शुरू की तो कई गैलन वहां से बरामद किए गए और सभी गैलन को वहां पर तोड़ा गया, नष्ट किया। जबकि दूसरी तस्वीर आप इस वक्त छपरा से देख रहे हैं, जहां तरबूज के खेत में शराब की तस्करी की जा रही थी। तरैया में 3 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद उत्पाद विभाग ने सोमवार को शराब तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया। जिले के दियारा इलाके में शराब तस्करों के ठिकानों पर छापेमारी की गई तो चौंकाने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से बालू के अंदर ट्यूब में शराब को छुपा कर रखा गया था और तरबूज की खेती छोड़कर तस्करों ने बालू के अंदर शराब छिपा रखा था। और बिहार में अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। गोपालगंज में सरकारी जमीन का अतिक्रमण कर बनाए गए घर को तोड़ दिया गया। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के गांव फुलवरिया में सरकारी जमीन पर पक्के मकान बनाए गए थे और अतिक्रमण करने वालों को पहले ही नोटिस भेजी भी गई थी, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। इसके बाद प्रशासन की टीम पहुंची और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। वहीं औरंगाबाद की भी तस्वीर आपके सामने, जहां औरंगाबाद में भी अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों को हटा दिया गया। शहर के रमेश चौक से लेकर सब्जी मंडी तक सड़क किनारे कई दुकानें बनाई गई थी, जिन्हें बुलडोजर से तोड़ दिया गया और प्रशासन ने पहले ही दुकानदारों को अतिक्रमण हटाने को कहा था, नोटिस भी दिया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने जानकारी दिया कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। मुंगेर में फरार आरोपी के घर इश्तिहार चिपकाया गया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस की टीम ने पहले ढोल ताशे के साथ इश्तिहार चिपकाने वहां पहुंची और पहले माइक से अनाउंसमेंट भी किया और फिर फरार आरोपी के घर पर इश्तिहार चिपकाया गया। एसडीपीओ ने बताया कि लौना गांव में गोलीबारी की घटना को लेकर तारापुर में मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में 3 आरोपी अभिमन्यु सिंह, प्रियंका देवी, विष्णुदेव जो है वो फरार बताए जा रहे हैं। आरोपियों को इश्तिहार चिपकाने के 30 दिन के भीतर सरेंडर करना है और अगर ऐसा नहीं होता है तो संपत्ति कुर्क की जाएगी।
और लखीसराय से बड़ी खबर, जहां लखीसराय में 48 घंटे में 2 मर्डर हुआ है। अपराधियों ने युवक को गोली मार दी है। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर लखीसराय से, जहां लखीसराय में 48 घंटे में 2 मर्डर हुआ है। अपराधियों ने युवक को गोली मारी। हलसी थाना क्षेत्र के धीरा गांव की यह घटना बताई जा रही है। घटना के बाद परिवार में मातम का माहौल है। और बेतिया से बड़ी खबर, जहां जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की और घर में मौजूद एक लड़की को दबंगों ने पीटा है और घर को भी उजाड़ दिया है। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने। जमीनी विवाद को लेकर किस तरह से 2 पक्षों में मारपीट हुई, एक लड़की को भी पीटा गया, घर को भी दबंगों ने उजाड़ दिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। आपको बताते चले कि दोनों पक्ष की तरफ से 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। बेतिया जिले के लौरिया थाना क्षेत्र के मठिया पंचायत की ये घटना बताई जा रही है। देखिए ये वो तस्वीरें जहां जमीन विवाद को लेकर किस तरह से 2 पक्षों में मारपीट हुई और आप जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरह से फूस के घर को दबंग जो है वो उजाड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि दोनों पक्षों की तरफ से 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जमीन विवाद को लेकर ये पूरा हंगामा हुआ, जहां एक लड़की को भी पीटा गया और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखिए किस तरह से दबंग जो है वो फूस के घर को उजाड़ रहे हैं। और अब बात पटना की। पटना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया और 5 सदस्यों को एक साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 3 बाइक भी बरामद की है। डीएसपी ने बताया कि ये गिरोह बाइक का लॉक खोलकर बाइक चोरी करते थे। और इधर पूर्णिया के सीमांचल इमरजेंसी अस्पताल में एक बार फिर डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण जच्चा बच्चा की मौत हो गई और मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की। देर रात तक परिजनों ने शव को रोड पर रखकर काफी देर तक हंगामा किया। बताया जा रहा है कि रानी पतरा पैका गोला की गर्भवती महिला लक्ष्मी देवी को प्रसव के लिए लाइन बाजार के सीमांचल इमरजेंसी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि बच्चे को तो नहीं बचाया जा सका लेकिन महिला बच जाएगी। इलाज शुरू हुआ और इलाज के नाम पर 1.5 लाख से अधिक रुपए ऐंठ लिए गए, लेकिन सही इलाज नहीं होने के कारण बच्चा और जच्चा दोनों की मौत हो गई और वहीं अस्पताल कर्मी और डॉक्टर अस्पताल छोड़कर फरार हैं। सभी लोग आपस में डिस्कस किए, जब पूरा सीरियस हुआ तो बोला कि नहीं हम लोग के पास सुविधा नहीं है। तो बोले जब सुविधा नहीं तो आप चारों से क्यों ट्रीटमेंट कर रहे थे? तो मेरे पास वेंटिलेटर नहीं है, फलना नहीं है, आईसीयू बोल के इन लोग से मोटा मोटी 3 से 4 लाख रुपए ठग चुका है। उसके बाद ये लोग पेशेंट को नीचे उतार के धर दिया और सब तो फिरा हम लोग फिर इमरजेंसी में वहाँ लेके गए, वहाँ गेट पे गए, कोई नीतीश नाम का लड़का जो इन लोग को यहाँ लाया। क्या नाम था? पेशेंट का नाम लक्ष्मी देवी। और इधर जमुई के चिनबेरिया गांव के 80 साल के किसान अर्जुन मंडल औषधीय पौधों के जानकार और इनकी नर्सरी में दुर्लभ प्रजाति समेत 100 से अधिक प्रकार के हजारों औषधीय पौधे हैं और इन्हें किसान श्री और सर्वश्रेष्ठ किसान से सम्मानित भी किया जा चुका है। अर्जुन मंडल से बातचीत की हमारे संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई जिले के एक सुदूर गांव चिनबेरिया का एक शख्स जो बीते 5 दशक से औषधीय पौधों की नर्सरी लगाते आ रहे हैं। नाम है अर्जुन मंडल और उम्र है 80 साल, लेकिन 5 दशक से ये औषधीय पौधों की नर्सरी लगा रहे हैं और आज इनके नर्सरी में 100 प्रकार के औषधीय पौधे हैं, देख सकते हैं। और ख़ास बात है कि तमाम तरह की बीमारियों से लड़ने और उनसे निजात दिलाने के लिए जो पौधे हैं, औषधीय पौधे, इनके पास तो है ही, दुर्लभ पौधे भी हैं जो मेडिसिनल प्लांट हैं। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर। मेरे यहाँ 100 से ऊपर तरह का औषधि पौधे हैं, जैसे तुलसी है, कालमेघ है, ये आपका ये ब्राह्मी है, बाकस है, दम्बेल है जी। ये सब पौधे हैं जो कि बहुत उपयोगी है और गांव में बीमारियां बहुत होते रहता है जो कि आसानी से इसको हम लोग
दूर करते हैं। 2013 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इनको सम्मानित किया था, उसके बाद भी ये कई बार सम्मानित हो चुके हैं। इनके सहयोगी से बात करते हैं। अच्छा, इस नर्सरी की क्या खासियत है? नर्सरी का खासियत है सर, यहाँ हर 100 प्रकार से 100 से ओवर माने बेसी यहाँ मेडिसिन का प्लांट है ये। होम्योपैथ के डॉक्टर थे ये, और तब इन्होंने सोचा कि जो होम्योपैथ में जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो पौधे कैसे होते हैं, और उस पौधे को ही ये नर्सरी सजा दी है। देख सकते हैं ये नर्सरी है और यहाँ पर 100 प्रकार के औषधीय पौधे हैं। 53 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और आज इनकी चर्चा पूरे ज़िले में होती है। जो बीमारी से लोग परेशान होते हैं वो इनके यहाँ आते हैं और पौधे ले जाते हैं, और साथ में वो बीज भी ले जाते हैं कि वो अपने घरों में लगाकर उन बीमारियों से भी निजात पाए। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और पटना को साफ बनाने के लिए निगम प्रशासन ने ठोस कचरे के निपटारे के लिए स्वचालित जैविक अपशिष्ट खाद मशीन लगाई है, और मशीन गीले कचरे की प्रोसेसिंग कर उससे जैविक खाद तैयार कर रही है। हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने इसका जायजा लिया। पटना निगम स्वच्छता पर काफी ध्यान दे रहा है और लगातार स्वच्छता को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। स्वच्छता को लेकर एक ठोस कचरा प्रबंधन पटना नगर निगम का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसी ठोस कचरा प्रबंधन के तहत अब बड़े बड़े प्रयोग किए जा रहे हैं। जैविक अपशिष्ट से अब खाद बनाने की जो शुरुआत इससे पहले भी हो चुकी थी, लेकिन नई शुरुआत भी की गई है और नए मशीन लगाए गए। कदम कुआं का इलाका है और यहाँ पर ये नया स्वचालित मशीन लगाया गया है, जहाँ से ठोस गीले कचरे को डालने के बाद ये खाद यहाँ से प्रोसेस किया जाता है। और कहे तो एक जहाँ स्वच्छता इससे बढ़ेगी, वहीं कहीं ना कहीं जैविक अपशिष्ट जो खाद बनेंगे तो ये खाद भी काफ़ी उपयोगी होंगे। वार्ड संख्या 38 में हम लोगों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के तहत जो जैविक अपशिष्ट है, जो घरों से निकलने वाला गीला कचरा है, या सब्जी मंडी फल मंडी से निकलने वाला जो आपको सड़ा गला फल है या साग व सब्जी है, उन सबको इस प्लांट पे हम लोग ला रहे हैं और उससे इस खाद मशीन के द्वारा हम लोग 24 घंटे में खाद तैयार कर रहे हैं। मशीनें आपको जैसे ने बताया कि जगह जगह से गीला कचरा को हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसको अपना मैन पावर लगा के उसको अच्छे तरीके से सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट करने के बाद उनको मशीन में डाला जाता है। मशीन का कैपेसिटी 2 टन है और इसमें आपको लगभग 1200 से 1300 kg के आसपास में गीला कचरा मतलब हम लोग डालते हैं। जाए उस निपटारे को बड़ी ही अच्छे तरीके से जैविक खाद बनाने की जो प्रोसेस है उसमें नगर निगम पूरी तरह से सफल होता दिख रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम निरीक्षण के लिए पटना में है, और टीम ने नगर निगम की ओर से लागू किए गए स्वच्छ भारत मिशन के विभिन्न पैमानों की जांच शुरू कर दी है। निर्धारित विभिन्न मापदंडों पर ही शहर को अंक दिए जाएंगे, और जिसके आधार पर देश भर में स्वच्छ शहरों की रैंकिंग जारी होगी। और देखिए पटना से संवाददाता ऋतु रोहिणी की ये रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत देश भर के तमाम शहरी निकायों की स्वच्छता परीक्षा शुरू हो गई है, और इसी कड़ी में राजधानी पटना भी 3 सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची है, और टीम जो है वो शहर में साफ सफाई और स्वच्छता का आकलन करने की शुरुआत उन्होंने कर दी है, जिसके तहत वो शहर में सार्वजनिक शौचालय, कचरा प्रबंधन, अवैध होर्डिंग, बैनर, लैंडफिल साइट और तमाम जो अन्य पहलू हैं उसको लेकर के स्वच्छता की जांच करेगी। टीम जो है वो साफ सफाई और का निरीक्षण और तमाम विभिन्न वार्डों में किस तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था है इसको लेकर के भी निरीक्षण कर रही है। इसके साथ ही शहर में कचरा प्रबंधन कार्यक्रम और स्वच्छता अभियान के बारे में आम लोगों से भी फीडबैक लिया जा रहा है, और अभी तक की जानकारी जो मिली है वो इस बार शहर में सिर्फ 40,000 लोगों ने ही स्वच्छता मोबाइल एप्लीकेशन ऐप पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, जो कि पिछले साल तकरीबन 2 लाख लोगों ने इस ऐप के जरिए अपनी प्रतिक्रिया दी थी। तो तमाम जो सारी चीज़ें हैं वो इस टीम के द्वारा जांच की जा रही है, और इसी के आधार पर जो है वो पटना को रैंकिंग किया जाएगा। देश भर के तमाम जो शहरों हैं उनकी स्वच्छता को लेकर के रैंकिंग दी जाएगी। 2021-22 के लिए जो रैंकिंग आई थी उसमें पटना 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले देश के 48 शहरों में 44वें स्थान पर था, और
नगर निगम के जो तमाम कार्य हैं वो फिसड्डी साबित हुए थे। तो इस बार ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इस बार क्या कुछ रैंकिंग होगी पटना की और क्या कुछ निकल कर के आएगा, क्या नगर निगम वाकई अपनी स्थिति में सुधार कर पाएगा या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 के लिए ऋतु रोहिणी, कैमरामैन दीपक के साथ पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।